हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साहब को तय करना पड़ेगा। ये मुसलमान का 1947 के बाद सबसे बड़ा मसला है, इससे बड़ा कोई मसला नहीं है मुसलमान का। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टियां बांधने के दौरान रमजान के में कहा, जब प्रेयर के समय मस्जिदों में कहा, तो सियासत हो रही है। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? लोकसभा में ये बिल आज पेश होगा। ये बिल जो जोड़ा जाता है हिंदुत्व से, हम मानते हैं कि वक्त का जो अमेंडमेंट बिल है उसका और हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है, जो जोड़ना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल बिल है। ऐसे बिल आते हैं और चले जाते हैं। ट्रिपल तलाक का बिल आया था, हम उनके समर्थन में खड़े रहे। 370 डिमोलिश करने का बिल आया था, हम उनके समर्थन में खड़े रहे, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है वो प्रॉपर्टी वॉर चलेगा। उसके बाद ये जो पूरा प्रॉपर्टीज है 2.5 लाख करोड़ की, ये प्रॉपर्टी में कौन कितना हिस्सा कौन सा उद्योगपतियों को जाएगा, बीजेपी स्पॉन्सर, मोदी जी के मित्र, इस पूरा प्रॉपर्टी का विवाद आने वाले दिनों में चलाने के लिए ये बिल लाया गया है। उसमें ना हिंदुत्व से संबंध है, ना कोई इस्लाम से संबंध है। ये सरकार की मंशा साफ है कि जो भी देश में प्रॉपर्टीज है वो किसी अपने खास उद्योगपति के झोले में डालो। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्यों छोड़े? ये प्रॉपर्टी भी भविष्य में और किसी के हाथ में जाने वाली है। देखिए, हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूँ। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूज़र जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी, और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी
14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाहें, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400, 500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब ये अधिकार चला जाए इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया जाए। अब जब कांग्रेस कह रही है कि इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध करेगी, जब जेपीसी की 80 बैठक हुई, ये जो प्रॉब्लम्स आपने गिनाई, इसको क्या जेपीसी में सब चीजें हमने गिनाई, बोलकर नहीं गिनाई, हमने लिख करके गिनाई है। हमने एक एक चीज के अंदर अपनी लिख करके गिनाई है। हमने कल भी अमेंडमेंट दिए हैं, हमने हर चीज को पूरी तरीके से लिख करके दिया है, किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हमने नहीं दिया। और ये आप इन्होंने ड्राफ्ट किया, वक्फ मुसलमान का है और मुसलमान का एक धार्मिक कृत्य है। वक्फ को ये लोग समझते भी नहीं है। जो लोग बेसिक चीज बता रहा हूं, पाकी और नापाकी, पाकी और नापाकी का फर्क मुसलमान बता सकता है, आप नहीं बता पाएंगे। तो आप जब बेसिक चीज भी नहीं बता पाओगे, समझ पाओगे, तो आप वक्त का ड्राफ्ट कैसे कर दिया आपने? लेकिन बीजेपी फिर निशिकांत दुबे ने लाया मुद्दा कि 1911 में मोहम्मद अली जिन्ना ने वक्फ बोर्ड लाया और कांग्रेस जो है तब से मिसलीड कर रही है। मिसलीड कर रहे हैं? क्या मिसलीड कर रहे हैं इसके अंदर? हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, मिसलीड तो आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अच्छा ही कर रहे हो। आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, आपने रास्ते खोल दिए कि जाकर के वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा हो जाए, वक्फ की प्रॉपर्टियों के ऊपर उसी तरीके से आप एडवर्स पोजीशन के अंदर कोर्ट में चले जाएं। आप रास्ते खोल रहे हो। करोड़ों रुपए की संपत्ति का किराया 200 रुपए आ रहा है, उसे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हो। आपने जो अपराध करता है वक्फ की संपत्ति कब्जाने का, उसकी सजा का प्रावधान भी कम कर दिया। आप लोग नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तक को भी साथ। हाँ, तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू साहब को तय करना पड़ेगा। ये मुसलमान का 1947 के बाद सबसे बड़ा मसला है, इससे बड़ा कोई मसला नहीं है मुसलमान का। ये सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ की गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा, वो इसलिए की गई थी कि ये यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए काम आ सकें। ये गरीब, यतीम, मिस्कीन के काम नहीं, ये तो छीनने का काम हो रहा है, लूट मच गई है। वक्फ बिल जो जेपीसी में आया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें कमियां देखते हुए संपूर्ण विपक्ष ने कुछ संशोधन दिए थे और सरकार ने एक नहीं माना। अगर उसी स्वरूप में आएगा तो ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा, ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा। शुरुआत हुई है, अभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड आया है, कल दूसरे अल्पसंख्यक भाई हमारे हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इनके सबके खिलाफ भी आएगा। तो जो भारत का स्थापित संविधान है उसके खिलाफ है ये, इसलिए इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि इसको लाने का मकसद है मोदी सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पे असफल हो गई है। और आज ही कल में अमेरिका भी जा रहा है टैरिफ की घोषणा करने। तो ये सारी असफलताएं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे विदेश की नीतियां हो, रक्षा नीति हो, सब पे आज किसानों के सामने एक अभियुक्त के रूप में खड़ी हुई है सरकार। तो उन सब से ध्यान हटाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। सर, वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन आप लोग हासिल नहीं कर पाए। हम उनका समर्थन मांग भी नहीं रहे और न मांग रहे थे। वो उनकी सरकार में शामिल है मोदी जी के। उन्हें फैसला लेना था कि असंवैधानिक जो संविधान के विरुद्ध कदम उठाया जा रहा है, जो सिर्फ अल्पसंख्यक को चोट नहीं पहुंचाएगा, देश के संविधान को चोट पहुंचाने वाला बिल है, तो उसमें वो फैसला करें क्या मोदी सरकार के इस पाप में वो भागीदार बनेंगे। फैसला उनको करना है। तो सरकार का कहना है कि अगर विपक्ष सकारात्मक है तो संसद में बिल पर चर्चा के लिए सरकार ने समय दिया। सरकार समय नहीं देती है। ये समय सर्वदलीय बैठक में कार्य मंत्रणा समिति में तय होता है। अभी 8 घंटे तय हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में। कार्य मंत्रणा समिति में हम लोग इस पर और चर्चा चाहते हैं
कि ये इस देश की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने वाला, तोड़ने वाला बिल है। इसलिए इस पर चर्चा हो और सरकार इसे वापस ले। ये मेहनत का रंगाई जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा। सर, लेकिन ऑपोजिशन लगातार क्वेश्चन कर रहा है और जो है डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चलने नहीं दे रहा पार्लियामेंट को। ये शुरू से कर रहे थे, हमारे ऊपर बोतल फेंक रहे थे, झगड़ा करने का आमादा थे, कागजों को फाड़ते थे। जिस तरह से जेपीसी की मीटिंगों को हमने 6 महीने में जिस तरह से कंडक्ट किया है, 8-8 घंटे उनको सुना है हर समय, तो ये तो डे 1 से हमारा विपक्ष हो या चाहे आप बिल आज आ रहा है, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टियां बांधने के दौरान रमजान के में कहा, जब प्रेयर के समय मस्जिदों में कहा, तो सियासत हो रही है। देखिए, बिल है तो बिल पेश होगा, सदन में चर्चा होगी और हम तो चाहेंगे कि सकारात्मक चर्चा हो और इसको सकारात्मक दृष्टि से पास किया जाए। अगर सरकार इसमें सुधार चाहती है तो मुझे लगता है कि उस दृष्टि से इस बिल को पास करना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा कहीं न कहीं सुधार से ज़्यादा एक राजनीतिक संदेश देने की है, एक राजनीतिक लाभ है, एक इसमें अवसर तलाश रही है कि कैसे वो अपनी राजनीति को चमकाएं। मैं इसको मानता हूं कि ये बिल के माध्यम से नहीं होना चाहिए था। हमको सुधार पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उसके बाद पास करना चाहिए। सर, टाइमिंग ऑफ डिस्कशन पर भी एक सवाल उठ रहा है कि जैसे 8 घंटे का टाइम दिया गया, तो उस पर क्या कहेंगे? कि नहीं, पर्याप्त समय है, सब लोगों को समुचित अवसर मिलेगा, ये हमारा मानना है। और ये जो समय तय हुआ है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सबकी सहमति के साथ तय हुआ है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें समय पर तो नहीं, लेकिन क्वालिटी ऑफ डिबेट देखकर जो है मुझे लगता है कि सब लोगों की, विपक्ष की अच्छी तैयारी है। विपक्ष ने एक साझा रणनीति बनाई है, एक समन्वय बनाया है जो आज सदन में दिखलाई पड़ेगा। कहा जा रहा है कि मिसलीड ना करें, किरण रिजिजू साहब ने कहा है कि विपक्ष जो है गुमराह ना करे। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जी तो ये कहते रहते हैं, लेकिन मिसलीड तो देश को वो लोग कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हैं। कहीं न कहीं उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि वो कहीं न कहीं उसमें बिल के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे संसदीय कार्य मंत्री जी से, वो राजनीति करना छोड़ें और इस बिल के माध्यम से व्यापक सुधार की बात करें।